हेलो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मन्नत की सच्चाई आज रुद्र के सामने आ जाएगी और मेरे बहुत सारे दोस्त यही चाहते हैं कि जल्दी से मन्नत की सच्चाई रुद्र के सामने आए, जिससे रुद्र को पता चले कि आखिर में जिसे वह घटिया और पैसों की लालची समझते हैं, उसकी हकीकत क्या है, क्या वह उसके सामने खड़ा होने लायक भी है। तो एपिसोड में लास्ट तक बने रहे और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि यार मैं इतनी मेहनत से स्टोरी को लिखती हूँ जिसमें मेरा पूरा दिन चला जाता है और इतना मेहनत करने के बावजूद आप लोग मेरे चैनल को बिना लाइक और सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। प्लीज यार एक लाइक और सब्सक्राइब ही तो करना होता है, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, पर सच में मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और मेरी इतनी मेहनत से बनाई गई स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही है। तो प्लीज 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 एक बार अपनी पसंद के लिए ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि कैसे मन्नत को रणधीर किडनैप करवा लेता है और फिर वह रुद्र को फोन करके बता देता है। वहीं दूसरी तरफ मन्नत जो कि आराम से एक रूम में बेड पर लेटी हुई थी, जब वह उठती है तो देखती है कि विनोद और संदीप उसके पास आ रहे थे और उसे काफी ललचाई हुई नजरों से देख रहे थे, तो वह उन्हें अपने पास बुलाती है। उसका इशारा देखकर विनोद और संदीप पपली अपनी ललचाई नजरों से उसके ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब आगे विनोद की आंखों में लस भरा हुआ था। वह अपनी ललचाई हुई नजरों से मन्नत को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। यही हाल संदीप का भी था। उन लोगों को लग रहा था कि आज वह लोग मन्नत के साथ मजा करेंगे कि भले ही मन्नत देखने में सांवली है, पर उसकी बॉडी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह एक खिले हुए फूल के समान है, जिसे बस मसलने की देरी है। अपनी गंदी सोच के साथ वह लोग मन्नत की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वह मन्नत के पास पहुंचते हैं और उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, वैसे ही उनके प्राइवेट पार्ट पर एक जोरदार की किक लगती है, जिससे दो के दोनों अपने हाथों से उस जगह को पकड़ लेते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। उनके मुंह से जोरदार चीख निकलती है। इस समय उन्हें अपने प्राइवेट पार्ट पर इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि दर्द के मारे उनकी जान निकल रही थी। वह जमीन पर पड़े बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहे थे। वहीं उन्हें इस तरह तड़पता देखकर मन्नत के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे रे 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 मेरे प्यारे आशिकों, तुम्हारे साथ यह क्या हो गया? अब तुम कैसे अपनी जवानी का आनंद लोगे? मुझे नहीं लगता है कि अब ये किसी काम का रह गया। इतना बोलकर वह हंसने लगती है। उसकी हंसी इस समय उन दोनों के कानों में जहर के समान लग रही थी। वही विनोद गुस्से में तमतमाकर उससे बोलता है, घटिया लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें इस तरह से मारने की? बहुत ही चर्बी चढ़ी है ना तुझे? रुक, मैं तेरी सारी चर्बी छोड़ता हूँ, उतारता हूँ। इतना बोलकर वह बहुत ही गुस्से के साथ अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए उठकर मन्नत की ओर बढ़ने लगता है। इस समय भी उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था जैसे उसकी जान निकल रही हो, लेकिन मन्नत ने उसके साथ जो किया था वह उसे ऐसे तो जाने नहीं देने वाला था। वह बहुत ही गुस्से के साथ आगे बढ़ता है और जैसे ही मन्नत को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, दूसरे ही पल मन्नत बहुत ही फोर्स के साथ उसके हाथों को पकड़ लेती है और उसके हाथों को दबाना शुरू कर देती है। इस वक्त मन्नत ने उसके बाजुओं को पकड़ा हुआ था, जिस वजह से उसके बाहों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह आश्चर्य से अपनी आंखें फाड़े मन्नत को देख रहा था। देखने में इतनी नाजुक सी लड़की, इसके अंदर इतनी ताकत हो सकती है, ये सोचकर ही उसकी सांस अटक रही थी। वह अब दर्द से चटपटाने लगा था और वह गुस्से में मन्नत से बोल रहा था, घटिया लड़की, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तो मन्नत सोचने का बहाना करते हुए अपने गालों पर अपनी उंगली से टेप करते हुए बोलती है, अरे 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 ये डायलॉग तो कहीं सुना हुआ है। फिर वह विनोद की ओर देखते हुए बोलती है, अरे हाँ याद आया, फिल्मों में अक्सर यह डायलॉग हीरोइन बोलती है और विलन उसे इसी तरह से परेशान करता है।
तो क्या इस समय तुम मेरे हीरोइन हो और मैं तुम्हारी विलन हूँ, जो तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती करने वाली है? उसकी बातों को सुनकर विनोद उसकी ओर आश्चर्य से देख रहा था। क्या ये लड़की सच में पागल है? वह दो लोग हैं, यह अकेली है और यह उनके साथ जोर जबरदस्ती करेगी। ये सोचकर अब उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं अब तक संदीप भी संभल चुका था। उसे भी इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मन्नत ने जो उसके साथ किया है, वह उसके लिए उसे सबक तो सिखा कर ही रहेगा। ये सोचते हुए वह भी मन्नत की ओर आगे बढ़ता है और गुस्से से अपना हाथ उठाने लगता है। वहीं मन्नत ने उसके हाथों को भी अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया था और उसे बहुत जोर से मरोड़ दिया था, जिस वजह से उसके हाथों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है, घटिया लड़की, छोड़ मुझे, मैं तुझे आज बताता हूँ मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। उसकी बातों को सुनकर मन्नत उसकी ओर देखकर हंसते हुए बोलती है, अरे रे, लगता है छोटे बाबू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। देखने में सुअर की तरह मुंह है, और देखो तो ख्वाब कितने बड़े बड़े। तुम जैसे घटिया लोग क्या सोचते हो कि तुम मुझे छू भी सकते हो? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो तुम मुझे नजर उठाकर भी देख लो। को हाथ लगाना तो दूर की बात है। इतना कहकर उसने फिर से उनके प्राइवेट पार्ट पर उसी जगह मारा जहां उसने पहले मारा था। अब की बार उन्हें चोट लगने से बहुत ज्यादा दर्द होता है। वह अपनी जगह पर अपने हाथों से अपने प्राइवेट पार्ट को दबाकर घुटनों के बल बैठ जाते हैं और दर्द से तड़पने लगते हैं। वहीं इतने दर्द होने के बावजूद विनोद गुस्से में उसकी ओर देखकर बोलता है, मैं तेरी जान ले लूंगा। तू घटिया लड़की, सोचा था पहले तुझे प्यार से ट्रीट करूंगा, लेकिन तू लातों के भूत है, हाथों से मानने वाली नहीं है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। इतना कहकर वह अपनी जगह से उठता है और काफी तेजी से मन्नत की ओर लपकता है। लेकिन उसके ऐसा करने से मन्नत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वह तुरंत अपनी जगह से साइड हो जाती है, जिससे वह दोबारा जमीन पर जाकर गिरता है और अब की बार तो उसके चेहरे पर भी चोट आ गई थी। वहीं वह गुस्से से दहाड़ते हुए फिर से अपनी जगह से उठता है और गुस्से से मन्नत की ओर आगे बढ़ने लगता है। इस वक्त इतना ज्यादा दर्द होने के बावजूद बदला लेने की चाह में पता नहीं कहां से उसके पास इतनी ताकत आ गई थी। वह अपने कदम नहीं उठा पा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह आज अपने सामने इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिस तरह से उसने उसे मारा था। क्या भविष्य में वह कभी बाप बनने लायक हो सकता है? इस वक्त उसे इस लड़की पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यही सब सोचते हुए वह मन्नत पे फिर से अटैक करता है। लेकिन अब की बार मन्नत उसके हाथों को पकड़ती है और उसके हाथों को पकड़े हुए ही वह उसके पेट पर बिना रुके एक ही सांस में कितने पंच मारती है कि उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। वहीं उसे इस तरह लगातार मारते हुए देखकर संदीप, जो अभी भी जमीन पर बैठ के अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वह इतना ज्यादा डर जाता है कि वह जल्दी से पीछे सरकते हुए दीवार के कोने में जाकर दुबक जाता है। उसे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जो लड़की देखने में इतनी सीधी साधी और भोली भाली थी, क्या वह इतनी खतरनाक और खूंखार है। उन लोगों ने क्या सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है? अरे वह रुद्र कम था, जो ये भी उसी की तरह खतरनाक निकल गई। क्या अब उन लोगों को दो लोगों से डील करनी पड़ेगी? अभी तक वह अकेले रुद्र से तो खुद को नहीं बचा पाए थे, अब इस लड़की से कैसे बचाएंगे? उसे जल्दी ही अपने घर वालों को फोन करके बताना पड़ेगा, वरना कहीं उसके बाबा और उसके पापा चाचा आराम से बैठे ना रहे। ये सोचकर कि उन्होंने एक लड़की को कैद में रखा है, लेकिन यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी होने वाली थी। यहाँ तो पूरी डेविल उनके कैद में थी, जिसने अब अपना रूप रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आज वह उसे एक पूरी राक्षस की तरह नजर आ रही थी, जो इतना भयानक थी कि जिसे देखकर उनकी रूह कांप जाए। वहीं मन्नत ने अभी भी विनोद के हाथों को नहीं छोड़ा था।
जिस वजह से विनोद इतना छटपटाने के बावजूद उससे दूर नहीं जा पा रहा था। इतना ज्यादा मार खाने की वजह से उसके पेट की आंतड़ियां तक हिल गई थी। किडनी, लीवर, गुर्दा किधर चला गया, उसे खुद भी अंदाजा नहीं लग रहा था। मन्नत ने उसे बहुत ही ज्यादा मारा था। इस समय वह अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। वहीं उसके शरीर पर कई जगह से खून निकल रहे थे। जैसे लग रहा हो कि वहां से उसकी त्वचा फट गई हो, जिससे खून बाहर निकल आया हो। वहीं संदीप विनोद की इतनी बुरी हालत देखकर सर से पांव तक कांप रहा था। वह बहुत ही डरते हुए मन्नत की ओर देखता है तो पाता है कि मन्नत मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रही थी। ये देखकर उसके पूरे शरीर में सिर सी दौड़ जाती है। उसे समझ में आ गया था कि अब उसकी बारी है। वही मन्नत धीरे धीरे एक एक कदम लेकर अब संदीप की ओर बढ़ रही थी और संदीप के पास पीछे सरकने का अब कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वह पहले ही दीवार से चिपक चुका था। जब वह देखता है कि मन्नत उसकी ओर बढ़ रही है तो वह जल्दी से हाथ जोड़कर मन्नत से माफी मांगने लगता है और बार बार बोलने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। देखो, मैं तुम्हारा देवर हूँ। तुम मेरी भाभी हो। तुम मेरी अच्छी, बहुत ही अच्छी भाभी हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी तुम पर नजर उठाकर भी नहीं देखूंगा। अरे तुम पर क्या कहो, मैं कभी किसी लड़की के ऊपर अपनी नजर नहीं डालूंगा। यहाँ तक कि मैं कभी शादी भी नहीं करूंगा। मैं पूरी जिंदगी कसम खाता हूँ कुंवारा रहूंगा। उसके इस तरह की बातों को सुनकर मन्नत को घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं था। वह उसकी तरफ इसी तरह आगे बढ़ रही थी। वही संदीप गिड़गिड़ाते हुए उससे अपने जान की भीख मांग रहा था, क्योंकि उसे इतना मार नहीं खाना था। वह विनोद की हालत देख रहा था और उसे इस वक्त मन्नत पूरी शैतान दिख रही थी, जो उसे खाने के लिए आगे बढ़ रही हो। वह गिड़गिड़ाते हुए मन्नत के पैरों पर गिर जाता है और बोलता है, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मैंने ऐसी गलती की है। मुझे तुम्हारी इज्जत करनी चाहिए थी। आखिर में तुम मेरी भाभी हो। लेकिन मैं अपने कान पकड़ता हूँ। आज के बाद मुझसे कभी ऐसी गलती नहीं होगी। ये कहकर वह अपने कान पकड़कर उससे माफी मांगने लगता है। वही मन्नत उसे ध्यान से देख रही थी। उसे इस वक्त उसकी हालत पर बहुत ही हंसी आ रही थी और वैसे भी वह उसे छोड़ने वाली तो नहीं है। आखिर में उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके ऊपर अपनी गंदी नजर डालने की। अब उसकी सजा तो उसे मिलेगी ही। ये सोचकर मन्नत उसे अपने एक हाथ से ही पकड़कर उठा देती है, जिससे संदीप, जो कि कोने में दुपक कर बैठा था, वह एक रुई के बोरे के समान उसके हाथों से उठता चला गया। वहीं उसे ये देखकर आश्चर्य हो रहा था कि इतना भारी भरकम शरीर होने के बावजूद इस दुबली पतली सी लड़की ने उसे कितने आसानी से उठा लिया था। अब तो उसे और भी ज्यादा डर लग रहा था। तभी मन्नत बोलती है, वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें छोड़ना चाहिए या मार देना चाहिए? उसकी बातों को सुनकर संदीप घबराते हुए बोलता है कि प्लीज प्लीज मुझे छोड़ 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 दो, छोड़ दो। इस वक्त उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह बस जल्दी से भाग कर जाना चाहता था और अपने घर वालों को मन्नत के बारे में बताना चाहता था, जिससे उसके घर वाले अपनी जान बचाकर भाग जाएं। वही मन्नत, जो उसके आंखों को ध्यान से देख रही थी, उस संदीप की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह मन्नत की ओर अपनी नजरें उठाकर भी देख ले। वह डरते हुए अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए बैठा था, क्योंकि मन्नत ने अब उसे छोड़ दिया था और वह झुककर उसे ध्यान से देख रही थी। वहीं उसे इस तरह से खुद को देखता हुआ पाकर उसे इतना ज्यादा डर लग रहा था। मन्नत उसे बिल्कुल किसी साइको की तरह लग रही थी। ऐसे लग रहा था मानो वह उसे मारने के लिए तरीका सोच रही हो, और बात भी यही सही थी। मन्नत सोच रही थी कि इसे अब कैसे परेशान किया जाए। हुई संदीप डर की वजह से मन्नत की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी मन्नत बोलती है कि ठीक है, लो, मैं तुम्हें बचने का मौका देती हूँ। इतना कहकर उसने जो गन अपने पास छुपा कर रखी थी उसे उसके सामने फेंक देती है।
जैसे ही संदीप के आंखों के सामने गन आता है, वह तुरंत ही उठाकर उसे तुरंत मन्नत पर पॉइंट कर लेता है और अब ना जाने उसके अंदर कहां से इतनी एनर्जी आ गई। वह जोर जोर से हंसते हुए खड़ा हो जाता है और बोलता है, तू 2 टके की लड़की, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे इतनी आसानी से यहाँ से जिंदा जाने दूंगा? देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। बहुत तुझे अपनी ताकत पर घमंड हो गया था ना, लेकिन अब इसके आगे बड़े बड़ों की ताकत फेल हो जाती है। इतना कहकर वह बिना रुके जल्दी जल्दी से गन का ट्रिगर दबाने लगता है। लेकिन ये क्या, गन में तो गोलियां ही नहीं थी। जैसे ही वह ये देखता है तो उसके हाथ से गन छूट जाती है और वह आश्चर्य से मन्नत की ओर देखने लगता है। वहीं उसे इस तरह से देखता हुआ देखकर मन्नत जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, देखा मैंने सही सोचा था, जैसे तू ही तुम्हें मौका मिला। तुमने मुझे एक बार भी मारने से पहले नहीं सोचा और तुरंत ही मुझे शूट करने लगे। तो सोचो, अब जब मुझे मौका मिला है तो मैं तुम्हें मारने से पहले क्यों सोचूं? फिर विनोद की तरफ देखते हुए बोलती है, उसकी सजा तो आसान है, लेकिन तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की। अब सोचो मैं तुम्हें कैसी सजा दूंगी। वहीं उसकी बातों को सुनकर बेचारे संदीप के तो होश ही उड़ गए थे। वह मन ही मन मन्नत को गालियां देते हुए बोला, घटिया लड़की, तूने मेरे साथ चाल चली है। तुमने चीटिंग की है, चीटिंग की है। ऐसा कौन करता है? अगर तुमने गन दिया था तो उसमें गोली भर कर देनी चाहिए थी। ये सब वह अपने मन में ही चिल्ला रहा था, लेकिन उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी मन्नत तुरंत ही उसे काल से पकड़ती है और फिर उसे मारना शुरू कर देती है। जितनी बार भी मन्नत उसे पंच मार रही थी, उतनी बार ही उसके मुंह से चीख निकल रही थी, क्योंकि उसका पंच इतना जोरदार था कि उसे दिन में ही तारे नजर आ रहे थे। वहीं मन्नत ने उसकी आंखों को निशाना बनाया। उसने उसकी दोनों आंखों पर एक एक पंच लगाया, जिसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा था माने उसकी आंखें फूट गई हो और उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। अब उसे दिखाई देना ही बंद हो गया। वह दर्द से तड़प रहा था, बिलख रहा था, पर कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से बाहर किसी को उसकी आवाज नहीं जा रही थी। वहीं मन्नत को ये बात अच्छे से पता थी, इसलिए वह आराम से उनकी धुलाई कर रही थी। उसने उन दोनों को बहुत मारा। फिर उसके बाद उसने उन दोनों के प्राइवेट पार्ट पर जोर जोर से किक किया, जिससे अंत में उनकी दर्द भरी चीख निकल जाती है। वह इतनी तेज थी कि मानो मन्नत को लगा कि उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। तब जाकर मन्नत को चैन मिलता है और वह अपने हाथ झाड़ते हुए उन दोनों की ओर देखते हुए बोलती है, कितना मजा आता है ना किसी के ऊपर अपने हाथ साफ करने में। देखो मुझे इस वक्त सच में कितना मजा आ रहा है तुम लोगों को मारने में। वही वह दोनों जो अधमरी हालत में थे, वह बस मन्नत की बातों को सुन सकते थे, लेकिन रिस्पांस नहीं कर सकते थे। वह मन ही मन उसे कोस रहे थे और सोच रहे थे कि कौन से वक्त में उनका पाला इस लड़की के साथ पड़ा। वह जिंदगी में कभी भी इसके सामने नहीं आना चाहेंगे, दूर दूर तक इसकी परछाई से भी दूर रहेंगे। वह इसकी परछाई से भी दूर रहेंगे। वहीं उन्हें अब अपने बचने की उम्मीद भी बहुत कम नजर आ रही थी। उनकी सांसें इतनी भारी थी कि मानो उनकी जान निकल जाएगी। वह मन ही मन अपने दादा और बाबा को कोस रहे थे। उन्हीं की वजह से वह लोग वहां गए और उन्हीं के वजह से उनकी नजर इस खतरनाक लड़की पर पड़ी और उन्हीं के वजह से उनके मन में लालच आया और आज वह इस सिचुएशन में पहुंच गए हैं। हद है यार, मतलब अपनी गलती एक बार भी नहीं देखी और सब कुछ अब उन्हीं की वजह से रोना शुरू कर दिए हैं। वही मन्नत जब उन लोगों की पिटाई कर लेती है तब आराम से वह रूम के बाहर निकलती है। जैसे ही वह रूम के बाहर निकलती है तो वहां बहुत से गार्ड खड़े थे जो मन्नत के लिए यहां लगाए गए थे। वही जैसे ही गार्ड मन्नत को देखते हैं तो तुरंत ही एक्शन में आ जाते हैं। वह लोग जल्दी से मन्नत को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बोलते हैं, लड़की तुम कहां जा रही हो? तुम्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं है। चलो चलकर चुपचाप जिस कमरे में थी वहीं बैठो जाकर।
उसकी बातों को सुनकर मन्नत उन सब की ओर एक लुक देती है और बोलती है, देखो मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथों से तुम्हारी हड्डियां टूटे। वैसे भी तुम मेरे दुश्मन नहीं हो और मैं बिना दुश्मनी के किसी को नहीं मारती हूँ। अगर तुम्हें मुझसे दुश्मनी करनी है तो कोई बात नहीं। इतना बोलकर वह सभी की ओर घूर कर देखने लगती है। फिर बोलती है कि देखो मैं लास्ट मौका दे रही हूँ। अगर तुम्हें बच के जाना है तो निकल जाओ, वरना दोबारा अपनी जिंदगी भूल जाओ। उसकी बातों को सुनकर वह लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर तभी उन लोगों को इस तरह से हंसता हुआ देखकर मन्नत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह बोलती है कि मेरे सामने से हट जाओ, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। उसकी बातों को सुनकर उनमें से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सोचते हैं कि छोटी सी ये लड़की आखिर में उनका क्या बिगाड़ लेगी। वह लोग इतने सारे हैं। वह तुरंत ही आगे बढ़ते हैं और मन्नत को पकड़कर रूम में ले जाने की कोशिश करने लगते हैं, इससे पहले कि वह मन्नत को छू भी पाते। मन्नत उन लोगों को पीटना शुरू कर देती है। कम से कम वहां 15 से 20 लोग होंगे, लेकिन मन्नत ने उन सबको इतनी बुरी तरह से मारा था कि सभी जमीन पर पड़े करा रहे थे। वैसे भी मन्नत के मारने की स्टाइल ही अलग थी। वह एक ही बार में लोगों को जमीन पर गिरा देती थी, क्योंकि वह उन पर ऐसी जगह पर अटैक करती थी जहां से या तो उनके हड्डी टूट जाती थी या फिर वह बेहोश ही हो जाते थे। वही उसे बिना किसी मेहनत के इतनी आराम से अपने सभी लोगों को मारते हुए देखकर उन सबका लीडर आश्चर्य में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे, इसलिए वह जल्दी से रणधीर को फोन लगा देता है और वह जल्दी जल्दी उसे यहाँ के बारे में बताने लगता है। अभी वह पूरा बता पाता और मन्नत का नाम ले पाता। इससे पहले ही मन्नत ने उसे भी जोर से किक मारा, जिससे उसके हाथों से फोन छूट गया। अब क्या था, मन्नत उसे मारना शुरू करती है। वह भी थोड़ा ताकतवर था, जिस वजह से वह भी मन्नत से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन वह ज्यादा देर तक उसके आगे टिक नहीं पाया और जल्दी ही मन्नत ने उसे भी जमीन पर गिरा दिया। इसके साथ ही उसने उस आदमी के दोनों हाथ तोड़ दिए। अब वह इतना ज्यादा लाचार था कि वह एक कदम भी उठकर आगे नहीं बढ़ सकता था। वहीं अपने गार्ड का फोन देखकर रणधीर जी पूरी तरह से बौखला गए थे। उन्हें लगता है शायद रुद्रा गया होगा, जिस वजह से वह अपने लोगों को ऑर्डर देता है उसके साथ चलने के लिए, और तुरंत ही वह अपने बेटे को भी फोन लगाकर बुलाता है। उसके बाद वह लोग सब इकट्ठा उस जगह पर पहुंच जाते हैं। मन्नत अब उन सभी को पीटना शुरू कर देती है। वह उन लोगों को इतना तेजी से मार रही थी कि उन लोगों को एक बार भी मन्नत को मारने का मौका नहीं मिलता। मन्नत एक के बाद एक कर सभी को बहुत ज्यादा मारती है। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वह जमीन पर पड़े लौट रहे थे। उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वह अपने पैरों पर खड़े होकर दोबारा से उस लड़की पर अटैक करें। वह सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी छोटी सी दिखने वाली लड़की उन लोगों को इतनी बुरी तरह से भी मार सकती है। वहीं जब तक मन्नत उन लोगों से फाइट कर बाहर निकल पाती, तब तक वहां रणधीर, अवधेश और सर्वेश पहुंच जाते हैं। वह लोग वहां का नजारा देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाते हैं। उनके सारे आदमी जमीन पर चोट खाकर कल रहे थे। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिख रही थी। वहीं मन्नत अभी भी दो लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीट रही थी। जैसे ही उनकी नजर मन्नत पर जाती है, वह लोग आश्चर्य से उस छोटी लड़की को देखते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह लड़की इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई। इस वक्त तो मन्नत रुद्र से भी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रही थी और उन लोगों को मारते वक्त, उनसे फाइट करते वक्त मन्नत को भी चोट आ गई थी। वहीं उन लोगों का ब्लड भी मन्नत के शरीर पर लग गया था, जिस वजह से मन्नत के कपड़े में खून दिखाई दे रहा था। उसके शरीर पर भी खून दिखाई दे रहा था, जिससे उन्हें मन्नत को देखकर और भी ज्यादा डर लगने लगता है। वह बहुत ही तेजी से मन्नत की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त वह ये भूल जाते हैं कि उन्हें अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए और गार्ड को बुला लेना चाहिए।
वही उन लोगों के अंदर आने के बाद बाहर मन्नत के आदमी जो खड़े थे वह लोग भी सचेत हो जाते हैं। मन्नत ने उन लोगों को कोई भी सिग्नल नहीं भेजा था। वह तो अंदर अकेले ही इन लोगों से निपट रही थी, जिस वजह से उन्हें अंदर के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। लेकिन जैसे ही वह देखते हैं कि यह लोग काफी तेजी से घबराते हुए अंदर गए हैं, तो मन्नत के कुछ लोग भी अंदर के बारे में जानने के लिए छिपकर उनके पीछे आ जाते हैं। वहीं अभी भी रणधीर के कुछ गार्ड बाहर पहरा दे रहे थे। जब वह लोग अंदर देखते हैं कि उनकी राजकुमारी फाइट कर रही है, तो वह आदमी जो कि मन्नत के साथ हर वक्त परछाई की तरह रहता है, तुरंत ही अपने लोगों को मैसेज करता है। उसका मैसेज पाते ही बाहर खड़े उसके आदमी रणधीर के सभी आदमियों पर टूट पड़ते हैं। वह लोग एक एक कर उन लोगों को जान से मार देते हैं। वहीं अब वह लोग बाहर आ चुके थे। अब उन्हें छिपने की जरूरत नहीं थी। वही डेविड जो अंदर आ चुका था, उसके थोड़े ही बाद डैनियल भी अंदर आ जाता है। वह लोग जब देखते हैं कि कैसे उनके राजकुमारी की तरह ये घटिया लोग उनकी तरफ उन्हें मारने के लिए जा रहे हैं, वह भी तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। वही मन्नत की नजर डेविड और डैनियल पर पड़ जाती है। वह जान जाती है कि वह लोग आ गए हैं। जैसे ही रणधीर गुस्से से मन्नत को देखता है तो वह उसे जोर से चिल्लाता है, पागल लड़की, यह तू क्या कर रही है? तुझे पता है तूने क्या किया है? अब तुझे यहाँ से जिंदा कोई नहीं बचा पाएगा। तुझे क्या लगता है कि वह तेरा पति रुद्र तुझे यहाँ से जिंदा ले जाएगा? मैंने उसे बुलाया है। जब वह यहाँ आएगा तो मैं तुम दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। उसने मुझे बहुत परेशान किया है। वही मन्नत उसकी बातों को सुनकर जिन दो लोगों को वह पीट रही थी, उन्हें बहुत ही तेजी से किक करती है, जिससे वह दूर जाकर गिरते हैं। अब मन्नत पलटकर उनकी ओर देखती है। उसे देखकर एक पल के लिए तो उन तीनों आदमियों को डर लगता है। फिर वह लोग सोचते हैं कि अभी भी ये लड़की उनके कब्जे में है। जल्दी से वह अपनी बंदूक निकालकर अपने हाथ में ले लेते हैं। वहीं उनके पीछे डेविड और डैनियल दूर खड़े थे। उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था कि मन्नत उनकी कैद में नहीं बल्कि अब वह लोग मन्नत के चंगुल में फंस चुके थे। वहीं अवधेश और सर्वेश, उन दोनों को तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उनका मन कर रहा था कि वह तुरंत ही मन्नत को शूट कर दे। लेकिन अभी उसने उस लड़की को जिंदा रखना है जब तक कि रुद्र यहाँ नहीं पहुँच जाता है। तभी मन्नत उनकी ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, तुम तीनों क्या सोचते हो कि तुम चाल पर चाल चलते जाओगे और किसी को पता नहीं चलेगा? तुम्हें क्या लगा था तुम बार बार रुद्र पर अटैक करोगे और तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानेगा? वहीं जब वह लोग उसके मुंह से ये सुनते हैं कि उस लड़की को पता है कि वह लोग रुद्र पर अटैक किए थे, तो वह लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर तीनों पागलों की तरह हंसने लगते हैं। तो फिर जब अपनी हंसी खत्म कर लेते हैं तो वह लोग बोलते हैं कि इसका मतलब तुम्हें पता चल गया। इसका मतलब वह तुम ही थी जिसने रुद्र को बचाया था। हम लोग तो पागलों की तरह पता नहीं उसे कहां कहां ढूंढ रहे थे। तो चलो, अब जब तुम हमारे हाथ लग ही गई हो तो उस बात की भी सजा तुम्हें मिल ही जाए। तुमने हमारे इतने आदमियों को मार दिया। तुम्हारी वजह से हमें कितना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। अब तुम्हें हम ऐसी मौत देंगे कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। उनकी बातों को सुनकर मन्नत भी हंसने लगती है। उसकी हंसी बहुत ही डरावनी थी। एक पल के लिए तो वह लोग उसका चेहरा ही देखते रह गए, लेकिन खुद को वह संभाले हुए बोलते हैं कि ऐसे पागल की तरह क्यों हंस रही हो? लगता है रुद्र के आने से पहले ही तुम्हें अपनी मौत का डर सताने लगा है। वही उसकी बातों को सुनकर मन्नत चुप होती है और अपनी तिरछी नजर से उसे घूर कर देखती है। फिर वह बोलती है कि तुम तीनों को क्या लगता है, जब मैं अपने सामने इतने सारे लोगों को मार सकती हूँ तो तुम तीनों मेरे सामने कितनी देर टिक पाओगे? वही उसकी बात को सुनकर वह तीनों डर से कांप जाते हैं। वह उन लोगों ने तो सोचा ही नहीं था। उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि मन्नत ने उन्हें अकेले मारा है या अपनी पूरी टीम के साथ मारा है।
लेकिन जब आज वह लोग मन्नत के मुंह से ये सुन रहे थे तो उन्हें अब अपने शरीर में एक डर की लहर सी महसूस हो रही थी। वही वह लोग अभी भी अपने डर को छिपाकर मन्नत की ओर देखकर बोलते हैं कि तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोगों को तुमने अकेले मारा था? वही मन्नत उसकी बातों को सुनकर फिर से जोर जोर से हंसती है। उसकी हंसी बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। वह बोलती है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे सामने इस वक्त कौन खड़ा है? इस वक्त उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी, जिसे सुनकर एक पल के लिए तो उनकी रूह भी कांप जाती है। फिर वह बोलती है कि चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। वैसे अपनी हकीकत बताने से पहले मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहती हूँ। जो कोई भी मेरी हकीकत जाता जानता है, वह कभी भी जिंदा नहीं रहता है। यानी मेरी हकीकत जानने के बाद तुम लोग भी अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। उसकी बातों को सुनकर वह लोग आश्चर्य से मन्नत की ओर देखने लगते हैं। वही अवधेश, जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वह गुस्से में तुरंत ही अपने गन का ट्रिगर दबा देता है, जिसे उसने मन्नत की ओर शूट कर रखा था। उसी के साथ वह बोलता है, घटिया लड़की, तुझे क्या लगता है हम तेरी बकवास सुनेंगे? इससे पहले कि हम तुझे जान से मार देंगे। ये बोलते हुए उसने उसे शूट किया था। वही मन्नत ने उसे शूट करते हुए देख लिया था, जिस वजह से वह तुरंत साइड हो जाती है। अगले ही पल डेविड और डैनियल की आंखें खून की तरह लाल हो जाती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे शूट करने की? वह लोग तुरंत ही उनके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। वही जैसे ही उन लोगों को एहसास होता है कि कोई उनके पीछे आकर खड़ा हुआ तो वह लोग पलट कर देखते हैं। जैसे ही वह लोग पलट कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उनके सामने और कोई नहीं, क्वीन का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेविड और डैनियल था, जिन्हें एक झलक मात्र देखकर रणधीर अच्छे से पहचान गया था, क्योंकि वह भी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था और कई बार उसने इन लोगों को देखा था। हालांकि वह इनके पास तक नहीं गया था, ना ही कभी इनसे मिलने का मौका मिला था, पर इन्हें इनके बारे में उसे अच्छे से पता था। है ये लोग कितने ज्यादा खतरनाक है, और इनके ड्रेस के लोगों पर लगा क्वीन का चिन्ह जो साफ साफ बताता था कि यह लोग वही हैं। इन्हें पहचानने में गलती नहीं की जा सकती है। ये देखते ही रणधीर की आंखें डर के वजह से बड़ी हो जाती है। वह हकलाते हुए बोलता है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों ऐसे अचानक से कैसे यहाँ आ गए, जबकि यह कभी भी जाते हैं तो अकेले ही रहते हैं, कभी भी दोनों एक साथ नहीं जाते हैं। पर इस वक्त यहाँ दोनों हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? वही अवधेश और सर्वेश, जिन्होंने आज तक उनके बारे में सुना था पर उन्हें कभी नहीं देखा था, अपने पिता को इस तरह डरते हुए देखकर वह लोग बोलते हैं, डैड ये कौन है जिसे देखकर आप इतना ज्यादा डर रहे हैं? वैसे अपने सामने ऐसे लंबे चौड़े व्यक्ति को देखकर डर तो उन्हें भी लग रहा था। उनके हाथों में इस वक्त बहुत ही एडवांस तकनीकी की मशीन गन थी, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह कोई आम इंसान नहीं है। वही रणधीर डरते हुए बोलता है, ये क्वीन के लोग हैं। वही जैसे ही सर्वेश और अवधेश ये सुनते हैं तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। क्या क्वीन के लोग वह यहाँ क्या करने आए हैं? भला उन लोगों ने क्वीन से कब दुश्मनी मोड़ ली? ये सोचकर वह डरते हुए उसकी ओर देखते हैं। तभी सर्वेश बोलता है कि सर, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम तो आप लोगों को जानते भी नहीं हैं। वही वह दोनों पत्थर की तरह खड़े थे और अपनी आंखों से उन्हें घूर रहे थे। उनके घूरने मात्र से इन तीनों के शरीर में सिरहन दौड़ रही थी। वही उन तीनों को इस तरह से देखकर मन्नत जोर जोर से हंसती है। उसकी हंसी सुनकर ये लोग फिर से पलटकर मन्नत की ओर देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि यह लड़की क्यों हंस रही है। क्या इसे बिल्कुल भी इन लोगों से डर नहीं लग रहा है? फिर वह सोचते हैं कि वैसे इसे क्या पता होगा कि यह कौन है जो उसे डर लगेगा। ये सोचकर वह लोग सोचते हैं कि क्यों ना इन लोगों को इस लड़की को दे दिया जाए।
इन लोगों को ये लड़की दे दी जाए जिससे ये लोग खुश हो जाएं। वही रणधीर जल्दी से बोलता है, सर क्या ये लड़की आपको चाहिए? अगर यह आपको चाहिए तो आप इसे ले जा सकते हैं और इसके साथ जो मर्जी आए वह कर सकते हैं। ये हमारी कोई नहीं लगती। ये तो हमारे दुश्मन की लेडी है। ये सुनकर डेविड और डैनियल की आंखों में खून उतर जाता है। वह उसके बॉस के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हैं? लेकिन इसके बावजूद वह लोग कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि उन्हें इंतजार था कि मन्नत कुछ बोले। तभी मन्नत हंसते हुए बोलती है, डेविड और डैनियल क्या तुम मुझे ले जाओगे? उसकी आवाज बहुत ही खतरनाक थी। तभी वह दोनों डर के जल्दी से अपना सर झुका लेते हैं और बोलते हैं, बॉस हम कैसे आपको ले जा सकते हैं? वही उनके मुंह से बॉस सुनकर उन तीनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी अवधेश हकलाते हुए बोलता है, क्या क्या कहा तुमने? तुमने इस छोटी लड़की को बॉस कहा? इतना बोलकर वह आश्चर्य से मन्नत की ओर देखने लगता है, जिसके होठों पर एक बहुत ही जहरीली मुस्कुराहट थी। इस वक्त उसे मन्नत की वो मुस्कुराहट बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। तभी मन्नत बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, यह मुझे बॉस नहीं बोलेंगे तो किसे बोलेंगे? आखिर में मैं इनकी बॉस हूँ। ये सुनकर रणधीर के गले में तो मानो सांस ही अटक जाती है। वह हकलाते हुए बोलता है, क्या क्या आप इतना बोलकर वह चुप हो जाता है। वही सर्वेश और अवधेश तो सोचने लगते हैं कि आखिर में ये लड़की कौन हो सकती है। तभी मन्नत जोर जोर से हंसते हुए अपनी दोनों बाहों को फैलाकर जोर से चिल्लाकर कहती है कि हाँ हाँ मैं ही क्वीन हूँ। मैं ही कीना फेल हूँ जो लोगों के लिए मौत तय करती है और आज मैंने तुम्हारी किस्मत में मौत लिख दी है। वही उसकी आवाज इस वक्त बहुत ही ज्यादा तेज और भयानक थी जिसे सुनकर उन लोगों की रूह तक कांप जाती है। क्या ये कैसे हो सकता है? रणधीर, अवधेश और सर्वेश इस वक्त ये तीनों एक दूसरे को लाचारी से देख रहे थे। अगर ऐसा हुआ तो यह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि क्वीन बहुत ही ज्यादा बेरहम है। ऐसे ही उसे मौत की देवी नहीं कहा जाता। पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाली वह कैसे रुद्र की पत्नी बन गई? उन्होंने तो कभी उसे देखा ही नहीं था। वह इतनी कम उम्र की थी जिसे देखकर दूर दूर तक कभी भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। वह लोग सच में कितने बड़े बेवकूफ थे। इस वक्त वह खुद को ही कोस सकते थे और वही मन ही मन रुद्र को कोस रहे थे, जिसने इस खतरनाक लड़की से शादी करके अपने घर में रखा था। उन्हें थोड़ा भी अंदाजा होता कि यह बेरहम क्वीन उनकी रुद्र की बीवी है तो वह कभी भी आंख उठाकर रुद्र को देखने की भी कोशिश ना करते। वही मन्नत उन लोगों को देखकर बोलती है, बहुत शौक चढ़ा है ना तुम्हें मेरे साथ खेलने की, मुझे किडनैप करने की, मुझे मोहरा बनाकर तुम्हें रुद्र को यहाँ बुलाना है ना? ठीक है बुला लो, देखो क्या वह आता है। मुझे नहीं लगता कि वह कभी आएगा। वही वह लोग हकलाते हुए बोलते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था, हमें माफ कर दीजिए। ये बोलकर वह लोग उसके पैरों पर गिर जाते हैं। वही वह तुरंत ही उन लोगों से 2 कदम दूर हो जाती है और गुस्से से बोलती है कि तुम लोगों को अगर मैंने माफ कर दिया तो फिर मेरा राज बाहर आ जाएगा। आज तक कभी किसी ने मुझे नहीं देखा है। जिसने भी देखा है वह मौत के घाट उतार दिया गया है। मैंने तुम्हें इसीलिए तो बताया है जिससे अब तुम्हारा मरना निश्चित हो जाए और भूलकर भी मैं तुम्हें अब ना छोड़ूं। अब जब तुम मेरी हकीकत जान चुके हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती हूँ। ये बोलकर वह फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। वही दूसरी तरफ रुद्र जो पागलों की तरह उसे खोज रहा था। उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वह उसे खोज रहा है या फिर उसके नाम पर अपने डॉलर को खोज रहा है या फिर उसके नाम पर बड़े अपने शेयर को सुरक्षित रखना चाहता है। अगर उसे कुछ हो गया तो पता नहीं उस शेयर को उसने किसके नाम पर किया हो, वह लास्ट में किसे मिलेगा जिस वजह से उसका कंपनी, उसका एम्पायर उसके हाथों से निकल जाएगा। उसे नहीं पता था लेकिन उसे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। बार बार उसके दिमाग में चल रहा था कहीं उस लड़की को कुछ हो ना जाए। उसे उसकी क्यों इतनी परवाह हो रही थी उसे खुद ही नहीं पता था। वही प्रणव और अर्णव और यति वह लोग भी मन्नत को ढूंढ रहे थे।
थोड़ी ही देर में उन लोगों को मन्नत कहाँ है ये पता चल जाता है, इसलिए वह लोग वहां से तुरंत ही निकलते हैं। इस वक्त रुद्र के साथ उसके बहुत सारे गार्ड थे। वही अर्नव प्रणव से बोलता है कि देखना ये कितना ज्यादा परेशान है। जब से वह लड़की गायब हुई है तब से ही यह पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा है और यह बोलता है कि उसे अपनी पत्नी से कोई मतलब ही नहीं है। तभी प्रणव उसे देखते हुए धीरे से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है यह अपने शेर के लिए परेशान है या भाभी जी के लिए? ये सुनकर अर्नव भी सोच में पड़ जाता है। उसे भी नहीं पता था कि आखिर में इसके परेशानी का सही कारण क्या है। थोड़ी ही देर में वह लोग वहां पहुंचते हैं तो जल्दी से वह लोग उतरकर उस घर की ओर अंदर भागते हैं जहां पर मन्नत को किडनैप करके रखा गया था। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचते हैं तो बाहर ही देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं और वहीं पर उन्हें दूर से ही कुछ गार्ड दिखाई देते हैं। दूसरे ही रुद्र उन गार्ड को देखकर पहचान जाता है कि यह क्वीन के गार्ड हैं, क्योंकि उनके ड्रेस पर क्वीन का लोगो लगा हुआ था। वहीं उन गार्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता है इन लोगों के आने से, क्योंकि वह गार्ड इन चारों को अच्छे से पहचान रहे थे, जिस वजह से वह लोग तुरंत ही वहां से चले जाते हैं, क्योंकि अब वह यहाँ सामने नहीं रह सकते थे। वही प्रणव, यतीन और अर्नव का भी यही हाल था। वह आश्चर्य से उन गार्डों को देख रहे थे। फिर वह एक दूसरे से बोलते हैं, अरे यार, ये तो क्वीन के गार्ड हैं। फिर यह क्या कर रहे हैं? क्या अक्षत ने हमें जो बताया था वह सही तो नहीं है? तभी वहां जल्दी से अक्षत और कार्तिक भी आ जाते हैं। तभी अर्नव जल्दी से अक्षत को देखकर बोलता है, अक्षत, क्या तुम्हें ये पता है कि वह पावरफुल इंसान कौन है जिसके साथ मिलकर भाटिया काम कर रहा था? तो अक्षत बोलता है कि मुझे नहीं पता है, लेकिन उसने मरने से पहले कहा था कि वह उससे ज्यादा ताकतवर है। तब अर्नव बोलता है कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्वीन के लोगों को देखा है, तो क्या उसने क्वीन से हाथ मिला लिया? जैसे ही अक्षत ये सुनता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि यह गार्ड उसने मन्नत के पास देखे थे और उसे उसी दिन शक हुआ था कि मन्नत ही क्वीन है। लेकिन जब तक मन्नत अपने मुंह से कुछ नहीं बोलती वह कुछ नहीं कर सकता था। नहीं, वह जल्दी से बात को टालते हुए बोलता है कि अभी हमें यह नहीं सोचना चाहिए। पहले चलो चलते हैं और देखते हैं कि भाभी कैसी है। वैसे तो अक्षत अब पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका था। वह पहले जितना घबराया हुआ यहाँ आया था, उसे अजीब सा डर लग रहा था। लेकिन जब इन लोगों के मुंह से वह सुनता है, पर यहाँ जब क्वीन के गार्ड हैं तो इसका मतलब उसकी भाभी बिल्कुल ही सेफ है। अब उसे किसी बात का डर नहीं था। वही मन्नत ने अंदर उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था, इससे पहले कि वह बाहर निकल पाती। तभी उसके गार्ड ने उसे मैसेज करके बताया कि बाहर रुद्र आया है। जैसे ही मन्नत को ये पता चलता है तो वह घबरा जाती है। कहीं उसकी हकीकत रुद्र के सामने आ गई तो क्या होगा? फिर क्या वह उसे तलाक देगा? नहीं नहीं, उसकी हकीकत उसके सामने नहीं आनी चाहिए। वह जल्दी से डेविड और डैनियल को यहाँ से निकलने को बोलती है और कहती है कि वह रुद्र की नजरों में ना पड़े, और वह वहां से कुछ दूरी पर जाकर जमीन पर लेट जाती है। वह ऐसे पोजीशन में लेटी थी मानो ऐसे लगे कि उसे कितना ज्यादा टॉर्चर किया गया है और वह बेहोश हो गई है। वही वह लोग जल्दी से भागकर अंदर आते हैं तो वहां का नजारा देखकर फिर से उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि यहाँ कौन आया था और किसने इन लोगों को इतनी बेरहमी से मार दिया। वही जैसे ही रुद्र की नजरें रणधीर, अवधेश और सर्वेश पर पड़ती है तो एक बार के लिए उसे बहुत ही हैरानी होती है। वह देख सकता था उन लोगों को पिलर से बांधा गया था और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। उन लोगों की ऐसी हालत देखकर रुद्र को समझ नहीं आता कि कौन अब उन लोगों का दुश्मन निकल गया जिसने उन लोगों की ऐसी हालत की। फिर तभी उसे मन्नत का ख्याल आता है। वह सोचता है कि क्या मन्नत को भी इसी तरह से मारा गया होगा। ये सोचकर ही उसे अजीब सा डर लगने लगता है। वह मन ही मन बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वह लड़की मर नहीं सकती है। ये सोचकर वह जल्दी से उसे चारों ओर ढूंढने लगता है।
तभी अक्षत की नजर मन्नत पर पड़ती है। वह उसे उस तरह से देखकर घबरा जाता है क्योंकि इस वक्त मन्नत के शरीर पर चोट लगा हुआ था और उसके शरीर पर खून लगे हुए थे। हालांकि यह खून उसका अपना नहीं था, लेकिन फिर भी उसके शरीर पर लगे थे तो इसका मतलब उसी का है। ये देखकर अक्षत घबरा जाता है। वह तेजी से मन्नत की ओर भागता है। उसे ऐसे पागलों की तरह उस तरफ भागता हुआ देखकर प्रणव, अर्नव, यतिन सभी उसी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वहीं रुद्र की नजर भी अब तक उस पर पड़ गई थी। वह भी उसकी ऐसी हालत देखकर एक पल के लिए डर जाता है। वह भी तेजी से उसकी ओर भागता है। तभी अक्षत मन्नत के पास पहुंच जाता है। वह जल्दी से उसके सर को उठा के अपने गोद में रखता है और उसके दिल की धड़कन चेक करने लगता है। इस वक्त वह बहुत घबराया हुआ था। वह जोर जोर से बोल रहा था कि मन्नत प्लीज उठो, उठो, क्या हो गया तुम्हें। इस वक्त वह भूल गया था कि यह उसकी भाभी है। उसकी घबराहट इतनी ज्यादा थी कि वह बिल्कुल भूल गया था कि उसके आसपास भी कोई है। वहीं उसे इस तरह से परेशान होता देखकर और बार बार मन्नत मन्नत कह के बुलाते हुए देखकर रुद्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आखिर में वह उसकी पत्नी है और यह उसका छोटा भाई है। फिर वह उसे ऐसे कैसे छू सकता है और ऐसे कैसे देख सकता है। पता नहीं क्यों उसे इस तरह से मन्नत को टच करते हुए देखकर रुद्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अभी अक्षत मन्नत को ठीक से देख भी पाता, इससे पहले ही रुद्र आगे बढ़कर उसे तुरंत ही अपने गोद में उठा लेता है। वही जैसे ही रुद्र ऐसा करता है तो अक्षत बोलता है, संभाल कर भाई, ध्यान से भाग, ध्यान से, मन्नत को चोट लगी है, उसे तकलीफ होगी। वहीं उसके मुंह से यह सुनकर रुद्र गुस्से में उसकी ओर देखने लगता है। वहीं बाकी खड़े वह तीनों दोस्त रुद्र को देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्र को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। वैसे भी जिस तरह से मन्नत की हालत है उसे देखकर वह लोग होते तो वह भी यही बोलते, फिर वह ऐसे क्यों अक्षत को खा जाने वाली नजरों से देख रहा है। तभी रुद्र गुस्से में बोलता है, वह मेरी बीवी है, मैं देख लूंगा उसके साथ क्या करना है। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है, तुम यहाँ से जा सकते हो। वहीं अपने भाई की ऐसी बात को सुनकर अक्षत को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में बोलता है कि उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है और आप ये क्या बकवास कर रहे हैं। आज तक तो आपने उन्हें अपनी बीवी नहीं माना, फिर आज आपको क्या हो गया है। वैसे भी आपको मुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि वह आपकी बीवी है और बहस करने से ज्यादा अच्छा है कि आप उन्हें तुरंत लेकर हॉस्पिटल चलिए, वरना कहीं कुछ ना हो जाए उन्हें। ये कहते हुए अब भी अक्षत घबराए हुए मन्नत को देखे जा रहा था। वही मन्नत जो इस वक्त रुद्र की बाहों में थी, उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। उसने तो बस बेहोशी का नाटक किया था। उसे अंदाजा नहीं था कि ऐसे रुद्र उसे अपने गोद में उठा लेगा। लेकिन रुद्र करता भी क्या, वह आखिर में उसे गाड़ी तक इसी तरह तो लेकर जाएगा। तभी रुद्र अपने बड़े बड़े कदमों से होते हुए वहां से मन्नत को लेकर बाहर निकल जाता है। वह लोग भी उसके पीछे पीछे आते हैं। वह बाहर आते हैं तो देखते हैं अब बाहर कोई नहीं था, बस वहां लाशें ही पड़ी थी। ये देखकर रुद्र अपने खास आदमी को ऑर्डर देता है कि यहाँ अच्छे से तफ्तीश करें और यहाँ के बारे में सब कुछ पता लगाकर उसे बताएं। इतना बोलकर वह उसे गाड़ी में लेकर बैठ जाता है। वहीं उसके बैठते ही यतिन जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठता है। उसके बगल प्रणव बैठ जाता है। वहीं अर्नव, अक्षत और कार्तिक के साथ दूसरी गाड़ी में बैठ जाता है। कार्तिक अब तक सारा नजारा शांति से देख रहा था। उसे भी मन्नत के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वह अपने भाइयों के बीच में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वह दूर ही खड़ा था। सभी के सभी हॉस्पिटल की ओर चले जाते हैं। वहां दूसरी तरफ खुशी ने घर में आकर सबको बता दिया था, जिस वजह से सब बहुत ही ज्यादा परेशान थे। दादाजी भी बहुत ज्यादा परेशान थे। वैसे तो उन्हें पता था कि मन्नत को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, लेकिन फिर भी वह बच्ची उनकी जिम्मेदारी थी।
अगर उसे कुछ हो गया तो वह क्या करेंगे। और वैसे भी उन्हें अच्छे से पता था, उनका भाई बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है। वह धोखे से पीठ में खंजर भोंकना अच्छे से जानता है। तभी कार्तिक अपने घर पर फोन करता है। वह इस वक्त दादाजी के पास फोन किया था, क्योंकि दादाजी ने उसे कहा था कि मन्नत के बारे में जैसे ही पता चले वह तुरंत ही उन्हें बता दे। कार्तिक को पता था दादाजी को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होगी, जिस वजह से वह तुरंत ही दादाजी से फोन पर सारी बात बता देता है। जैसे ही दादाजी यह सुनते हैं तो वह जल्दी से भागकर हॉस्पिटल जाने लगते हैं। इस वक्त वह लोग सिंघानिया हॉस्पिटल में ही मौजूद थे, जहां मन्नत का ट्रीटमेंट हो रहा था। वहीं जल्दी से मन्नत को स्ट्रेचर पर लेटाकर अंदर ले जाया जाता है और फिर रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। सभी को बाहर इंतजार करने के लिए कहा जाता है। वहीं जैसे ही डॉक्टर मन्नत का चेकअप करने लगती है तो मन्नत अपनी आंखें खोल देती है। डॉक्टर ये देखकर हैरान रह जाती है। वह बोलती है, क्या आप ठीक हैं? तो मन्नत बोलती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है। वह तो अचानक से मैं बेहोश हो गई थी। वह डॉक्टर से सच नहीं बता सकती थी, क्योंकि यह लोग सिंघानिया के हॉस्पिटल में काम करते थे, जिस वजह से वह लोग रुद्र को बता सकते थे। वही डॉक्टर जब देखती है कि वह बिल्कुल ठीक है तो वह भी उसे जल्दी से उसके जख्मों को साफ करती है और उन्हें बैंडेज वगैरह करके उसे अच्छे से चेक करती है। और जब पूरी तरह से श्योर हो जाती है कि वह ठीक है तो फिर वह वहां से बाहर निकल जाती है। ये सब करने में उसे 1 से 1.5 घंटे लग गए थे। यहाँ रुद्र बेचैनी से बाहर टहल रहा था। वही हाल अक्षत का भी था। अक्षत को डर लग रहा था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। वैसे भी अक्षत को मन्नत की हकीकत पता थी, जिस वजह से उसे अफसोस हो रहा था। उनके दुश्मनों की वजह से राजकुमारी को इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। ये सब सोचते हुए उसे खुद में बहुत ही ज्यादा ग्लानि महसूस हो रही थी। वहीं रुद्र के दिमाग में बार बार एक ही बात चल रही थी कि आखिर में क्वीन के लोग वहां क्यों मौजूद थे और उन सभी को किसने मारा। जहां तक उसे अंदाजा था कि वहां बहुत ही ज्यादा लड़ाई हुई होगी और वहां क्वीन के लोग थे, तो जाहिर सी बात थी कि उन्हीं लोगों ने उन लोगों को इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया था और जान से मार दिया था। लेकिन वह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर में उन लोगों के साथ क्वीन की क्या दुश्मनी है? कहीं क्वीन से उसने कोई पंगा तो नहीं लिया था? और कहीं क्वीन के लोगों ने मन्नत को भी तो चोट नहीं पहुंचाई थी? पता नहीं क्यों जब से उसने मन्नत को अपने गोद में उठाया था, उसे अजीब से अपनेपन का एहसास हो रहा था। वह चाहकर भी मन्नत के शरीर पर लगे खून के धब्बों को नहीं भूल पा रहा था। उसकी आंखों के सामने मन्नत का थका हुआ चेहरा और उसके शरीर के जख्म दिखाई दे रहे थे। वह अपनी ही उलझनों में लगा हुआ था। वहीं अक्षत को तो इस वक्त खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उन्हीं लोगों की वजह से मन्नत की ऐसी हालत हुई। उससे भी मन्नत के शरीर पर एक भी खरोच बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस वक्त उसे अपने दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वह ऐसे कैसे उसे अपनी आंखों के सामने इस हाल में देख सकता था जिसे वह इतना ज्यादा प्यार करता हो। वही मन्नत आराम से अपने बेड पर बैठी थी। इस वक्त उसका पूरा ट्रीटमेंट हो चुका था। तभी डॉक्टर और नर्स उस रूम से बाहर आते हैं। उन्हें देखकर अक्षत और रुद्र जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। वही रुद्र घूरकर अक्षत को देखता है, पर इससे अक्षत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वह जल्दी से डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर, अब वह कैसी हैं? क्या उन्हें गहरी चोट आई है? उनकी बातों को सुनकर डॉक्टर आराम से बोलती है, नहीं, उन्हें बहुत ज्यादा गहरी चोट तो नहीं आई है, फिर भी उन्हें चोट आई है और उन्हें आराम करने की जरूरत है। वह कमजोर भी लग रही हैं, जिस वजह से अच्छे से उनकी केयर कीजिए और मैंने उनका ट्रीटमेंट कर दिया है। बाकी दवाएं मैंने लिख दी हैं, आप उन दवाइयों को उन्हें डेली देना, जल्दी ही वह रिकवर हो जाएंगी। इतना बोलकर डॉक्टर अपने टीम के साथ वहां से चली जाती है।
वही अक्षत को अब जाकर थोड़ा सुकून मिलता है और रुद्र को भी लगता है कि जैसे मानो उसका दिल हल्का हो गया हो। पता नहीं क्यों वह इतने परेशान था। तभी वहां पर दादाजी और उनके परिवार के बाकी लोग आ जाते हैं। दादाजी वहां आकर जल्दी से अक्षत से पूछते हैं, बेटा वह कैसी है? क्या उस बच्ची को ज्यादा चोट आई है? तभी अक्षत बोलता है कि दादाजी चलिए चलकर देख लीजिए। ये बोलकर वह दादाजी को अंदर चलने के लिए कहता है। दादाजी जल्दी से रूम के अंदर जाते हैं तो देखते हैं मन्नत बेड से टेक लगाकर अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी। वहां मन्नत का चेहरा देखते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस होता है। वाकई में इस वक्त मन्नत का चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ था, क्योंकि उसने कल से ही कुछ भी नहीं खाया था और वहीं उसने इतनी ज्यादा एनर्जी भी वेस्ट की थी, जिस वजह से वह बहुत ही कमजोर दिखाई पड़ रही थी। वही सांवले रंग होने की वजह से वह और भी दयनीय दिख रही थी। उसे इस हाल में देखकर दादाजी को बहुत ज्यादा दुख होता है। वह जल्दी से मन्नत के पास जाते हैं। वही जैसे ही मन्नत को पैरों की आहट सुनाई पड़ती है तो वह अपनी आंखें खोलकर अपने सामने देखती है तो दादाजी उसके सामने खड़े थे। ये देखकर वह हल्का सा मुस्कुरा देती है। वही दादाजी उसे इस तरह से देखकर खुद को नहीं रोक पाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। वह बोलते हैं, बच्चा तुम ठीक हो? उन्हें इस वक्त मन्नत के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उनके पोते की वजह से वह लड़की की ऐसी हालत थी। वही दादाजी को इतना दुखी देखकर मन्नत बोलती है कि आप क्यों इतना दुखी हो रहे हैं? वैसे भी यह आपकी ही तो मांग थी। अब जब वह पूरी हो गई है तो आज तो आपको खुश होना चाहिए। जैसे ही दादाजी मन्नत के मुंह से ये सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वाकई में यह उन्हीं की तो ड्रीम डिमांड थी कि वह रुद्र के दुश्मनों को खत्म करें, और जब आज उसने अपना वादा पूरा कर दिया है तो उन्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन उन्हें तकलीफ हो रही थी। उन्हें कहीं से भी खुशी नहीं मिल रही थी। तभी मन्नत दादाजी के पीछे देखती है तो दरवाजे पर उन्हें बाकी लोग दिखाई देते हैं जो अभी अंदर नहीं आए हुए थे। तो मन्नत धीरे से बोलती है कि दादाजी खुश हो जाए, आपके सारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं। मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है, अब आपकी बारी है। इतना बोलकर वह चुप हो जाती है। जैसे ही दादाजी यह सुनते हैं तो उनका दिल धक से रह जाता है। वह खुश तो थे, बहुत ज्यादा खुश थे कि उनके दुश्मन खत्म हो गए। अब उनके रुद्र के ऊपर से खतरा टल चुका था। लेकिन वह अपना वादा कैसे पूरा करें? वह कैसे मन्नत को यहाँ से जाने के लिए कहें? वह उसे यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। भले ही मन्नत उनकी पोती ना हो, लेकिन वह मन्नत को अपनी पोती से भी बढ़कर मानते थे। वह उस बच्ची से बहुत ज्यादा अटैच हो चुके थे। इन 2 महीनों में उन्हें मन्नत सबसे ज्यादा प्यारी हो गई थी। उसकी मासूमियत, उसका भोलापन, उसका सब कुछ शांत होकर बर्दाश्त करना, एक पतिव्रता पत्नी की तरह सारे कर्तव्य निभाना, ये भला उन्हें दुनिया की किस लड़की में मिलेगा जिसकी आंखों में ना लालच है ना घमंड है। इतने बड़े पोजीशन पर होने के बावजूद उसके अंदर रत्ती भर का घमंड नहीं दिखाई देता था। वो ऐसे नायाब हीरे को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकते थे? दादा अपनी भरी हुई आंखों से मन्नत को देख रहे थे। इस वक्त उन्हें रोने का दिल कर रहा था। वही बाकी के सारे लोग अंदर आ जाते हैं। एक एक कर सभी मन्नत का हालचाल लेने लगते हैं। अक्षत भी ध्यान से मन्नत को देख रहा था। उसने अब तक मन्नत से कुछ नहीं कहा था। वही दूसरी साइड रुद्र भी खड़ा होकर उस लड़की को देख रहा था जिसे देखना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पता नहीं क्यों उसे सही सलामत देखकर उसे शांति मिल रही थी। उसे तो यह नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसका एक मन कह रहा था कि उसे सुरक्षित देखकर उसे अच्छा लग रहा है। वही दूसरा मन कह रहा था नहीं, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके नाम पे कंपनी का आधा से ज्यादा शेयर है और अगर उसे कुछ हो जाता तो उसकी कंपनी बुरी तरह से बर्बाद हो जाती, जो वह कभी भी नहीं होने दे सकता था। और अब वह सही है तो उसके शेयर भी सही हैं।
उसकी कंपनी भी सुरक्षित है। यह उसी की खुशी है। वही रुद्र को वहां अब रुकने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह तुरंत ही निकल कर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसके सारे दोस्त एक एक कर मन्नत को देखने के लिए आते हैं। आज पहली बार प्रणव और यतिन मन्नत को देख रहे थे। वैसे अर्नब ने मन्नत को पहले ही देखा था, जब वह पिछली बार हॉस्पिटल में भर्ती थी, लेकिन इन दोनों ने उसे नहीं देखा था। वहीं अब तक वहां अरुण भी आ चुका था। वह लोग ध्यान से मन्नत को देख रहे थे। मन्नत उन्हें बहुत ही ज्यादा मासूम और भोली लग रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह इतनी ज्यादा मासूम और भोली है। हाँ, बस रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। अब वह उसकी वाइफ है। क्या वह इसे थोड़ी सी इज्जत नहीं दे सकता है? जिस तरह से वह इसके लिए बोलता है और सबके सामने बेहिचक कुछ भी बोल देता है, वह सब उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। वही उन्हें कहीं से भी मन्नत लालची और घमंडी नहीं दिख रही थी। वह लोग अफसोस से अपना सर हिलाकर वहां से चले जाते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं तो अर्नब बोलता है कि देखा ना, मैंने तुम्हें कहा था कि वह बहुत ही भोली और मासूम है। पर पता नहीं क्यों रुद्र को समझ नहीं आता है। तभी अरुण जो वहां पहुंच चुका था, उसने भी उसे देखा। वह हंसते हुए बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, वह लड़की देखने से ही मासूम और भोली लगती है। उसकी आंखों में कहीं भी चापलूसी नजर नहीं आती है। देख लेना, एक दिन ये रुद्र बहुत पछताएगा। इतना पछताएगा कि उसे खुद पर ही रोना आएगा, पर वह कुछ नहीं कर पाएगा। उसे हमारी बातें बेकार लगती है ना, लेकिन जिस दिन वह पछताएगा उस दिन मैं उसे यही सवाल करूंगा कि अब क्यों पछता रहा है। जब सब कुछ तेरे पास था तो तूने उसकी कदर नहीं की, और जब तेरे पास कुछ नहीं है तो तू पछता रहा है। क्योंकि अरुण इस वक्त अपने साथ डिवोर्स के कागज लाया था, जो रुद्र ने ही उसे लाने को कहा था। अरुण को भरोसा हो चुका था कि अगर वह उसे अपने शेयर ट्रांसफर करने को कहेगा तो वह लड़की बिना किसी झिझक के कर देगी, क्योंकि अरुण ने दुनियादारी बहुत देखी थी। वह मुजरिम और साफ दिल के लोगों को अच्छे से पहचान सकता था। वही थोड़ी देर में कार्तिक डिस्चार्ज के कागज वगैरह तैयार करके आ जाता है, क्योंकि अक्षत ने उसे यह कहा था करने को। रुद्र और उसके दोस्त वहां से जा चुके थे। थोड़ी देर में मन्नत को लेकर सभी लोग घर चले जाते हैं। वही दादाजी जो अब मन्नत से सामना करने से भी डर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अब वह मन्नत के सामने जाएंगे तो उन्हें अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। वही रुद्र जिसके लोगों ने आकर उसे रिपोर्ट कर दिया था, उन लोगों ने बताया था कि वहां पर क्वीन के लोग आए थे, और यहाँ तक कि उन्हें वहां पड़े रणधीर के लोगों से पता चला, जो कि पूरी तरह से बेहोश नहीं हुए थे, कि वह क्वीन के राइट और लेफ्ट हैंड थे। उसके आगे उन्हें नहीं पता था, और शायद क्वीन भी वहां आई थी। उन्होंने उसे देखा तो नहीं था, पर उसकी आवाज सुनी थी। ये सुनकर रुद्र आश्चर्य में पड़ जाता है कि आखिर में वह लोग वहां क्यों आए थे। फिर रुद्र बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि वह लोग वहां क्यों आए थे? तो वह थोड़ा संकोच करते हुए बोलता है कि हाँ, उस आदमी ने हमें ये बताया था कि इन लोगों ने आप पर हमला करवाया था, जिस वजह से क्वीन उसे मारने आई थी। ये बोलते हुए वह थोड़ा हकला रहा था, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में क्वीन रुद्र को कैसे जानती है। वैसे वह रुद्र का पर्सनल आदमी था, जो हमेशा उसके इलीगल कामों को करता था, जिस वजह से उसे अच्छे से पता था कि रुद्र और क्वीन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वही रुद्र जब ये सुनता है तो वह आश्चर्य से उस आदमी की ओर देखने लगता है और बोलता है, जगगा, क्या तुम सही बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? भला क्वीन क्यों मेरी वजह से उन्हें मारेगी? फिर जगगा बोलता है कि सर, हमने उस दिन भी जांच की थी, तब भी हमें वहां क्वीन के कुछ लोगों के होने के बारे में पता चला था, जिस वजह से ये तो साफ हो जाता है कि उस दिन आपको उन लोगों के चंगुल से बचाने वाला क्वीन के ही लोग थे। और आज ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि आपकी जान क्वीन के लोगों ने ही बचाई है, और शायद क्वीन के लोगों को पता चल गया होगा कि मैडम आपकी वाइफ है।
इस वजह से वह वहां सही सलामत बची थी। वरना आप तो सोच सकते हैं कि उनके हाथों में जाने के बाद मैडम की क्या हालत हुई होती। ये सोचकर उसे थोड़ा डर लगने लगता है, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि वह लोग कितने घटिया, नीच और क्रूर हैं। तभी रुद्र उसकी ओर देखते हुए बोलता है, उनके परिवार में कौन बचा है? ये सुनकर वह सर झुकाकर बोलता है कि सर, सारे लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया है। उनके परिवार में मात्र अवधेश और सर्वेश की पत्नी के अलावा कोई नहीं बचा है, यानी महिलाएं बची हैं। महिलाओं को उन लोगों ने हाथ भी नहीं लगाया है। शायद यह इस वजह से था कि वह लोग वहां नहीं थी। अगर वहां होती तो पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता था। ये बोलकर वह चुप हो जाता है। वहीं रुद्र गहरी सोच में डूब जाता है। अब तक वहां पर बैठे प्रणव, अर्नव और यतुन और अरुण ने कुछ नहीं कहा था। वह लोग भी शांति से बैठकर उसकी बातों को सुन रहे थे। तभी अर्नव बोलता है, क्या रुद्र, तुमने कभी हो सकता है क्वीन की किसी तरह से मदद की हो? उसकी बातों को सुनकर रुद्र बोलता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, और वैसे भी क्वीन खुद में इतनी ज्यादा ताकतवर है, उसे दूसरों की मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जहां तक सुना होगा, क्वीन के साथ उसकी पर्सनल आर्मी रहती है, जो खुद ही इतनी ज्यादा ताकतवर है कि 100 लोगों पर वह एक लोग ही भारी पड़ते हैं। तो फिर भला क्वीन को किसी की जरूरत क्यों पड़ेगी? ये बोलते हुए वह अभी भी सोच में डूबा हुआ था कि आखिर में ऐसे कैसे हो सकता है, क्वीन भला उसकी क्यों मदद करें। तभी प्रणव बोलता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वह लोग वहां भाभी की मदद करने आए हो? ये सुनकर रुद्र आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगता है। वह दूर दूर तक कभी भी यह नहीं सोच सकता था कि एक गांव की गंवार सी लड़की के लिए क्वीन की आर्मी यहाँ आएगी। वह इस बात को साफ साफ नकारते हुए बोलता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वह लड़की इतने सिंपल बैकग्राउंड से आती है, ऐसा होने की संभावना दूर दूर तक नहीं हो सकती है। तब यतीन बोलता है, तो सर, ऐसा क्या हो सकता है कि आखिर में क्वीन को यहाँ आना पड़ा? तो रुद्र बोलता है, यही तो मुझे नहीं पता है। तभी अचानक से प्रणव बोलता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इस बारे में अक्षत को पता हो? वही जैसे ही रुद्र अक्षत का नाम सुनता है, उसके सामने वह सीन घूमने लगता है। जब अक्षत बेचैनी के साथ मन्नत को उठा रहा था, उसका चेहरा देखकर साफ साफ समझा जा सकता था कि इस वक्त वह कितना ज्यादा परेशान था। ये सोचकर वह बोलता है कि ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। मुझे भी लगता है कि वही हमें कुछ बता सकता है, क्योंकि उस वक्त भी जब हम पर हमला हुआ था तब अक्षत वहां मौजूद था और वह सही सलामत था। और उस वक्त उसने कहा था कि किसी लड़की ने उसकी हेल्प की है, वह उसकी दोस्त है। तो अर्नव बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि यह सब अक्षत की वजह से था, या क्वीन अक्षत की दोस्त हो सकती है? वहीं रुद्र इस बात को मना करते हुए कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कभी ना कभी इस बारे में मुझे पता चलता। मेरी नजर हमेशा अक्षत पर ही रहती है। आज तक मैंने पहले कभी भी अक्षत के आसपास क्वीन के किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा है, जिससे साफ जाहिर है कि अक्षत क्वीन को नहीं जानता है। लेकिन वह कुछ तो ऐसा जानता है जो हमारी आंखों से छिपा हुआ है। ये बोलकर वह फिर से अपनी सीट पर टेक करके अपनी आंखें बंद कर गहरी सोच में डूब जाता है। वहीं आज का दिन कोई छिपकर बिता रहा था तो कोई अपनी लंबी सोच के साथ बिता रहा था। कोई बेचैन था तो कोई हैरान था। इसी तरह ये दिन भी बीत जाता है। दूसरे दिन मन्नत सुबह उठती है। आज रुद्र घर नहीं आया था, जिस वजह से मन्नत भी आराम से अपने सारे काम खत्म कर तैयार होकर पहले मंदिर जाती है और आरती करती है। उसकी मीठी सी आवाज से अब तक में घर में सभी लोग उठ चुके थे। मन्नत का ये रोज का होता था। वह सुबह उठकर जल्दी नहा धोकर तैयार होकर सबसे पहले मंदिर में पूजा करती थी और अपनी मीठी आवाज से भजन करती थी। फिर उसके बाद वह किचन में चली जाती थी। वह किचन में जाती है और सर्वेंट के साथ मिलकर सबके पसंद का ब्रेकफास्ट तैयार करती है। धीरे धीरे कर सभी लोग नीचे आते हैं।
जैसे ही मेनका जी और सोनाली जी मन्नत को काम करते हुए देखती हैं तो वह उनसे बोलती हैं कि बेटा तुम काम क्यों कर रही हो, तुम्हें इस वक्त आराम करने की जरूरत है। तो मन्नत उनकी ओर देखते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं अब ठीक हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फिर वह अपने काम में लग जाती है, वह इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलती। वहीं मेनका जी और सोनाली जी देख रही थी कि कैसे वह बच्ची अपने कर्तव्य को निभा रही है। कल ही उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, उसके साथ इतना सब कुछ हो गया है। दूसरा इंसान होता तो उसे नॉर्मल होने में ही 10 दिन लग जाते और वह सबसे अपनी सेवा करवाने में तो कोई कसर ना छोड़ता। लेकिन ये शख्स उन लोगों की समझ में नहीं आती थी। लेकिन जो कुछ भी था, वह धीरे धीरे मन्नत को एक्सेप्ट करने लगी थी। वही खुशी भी उठकर आ चुकी थी। वह भी मन्नत के लिए कल बहुत ज्यादा रोई थी। खासकर उसे अब मन्नत से लगाव हो गया था, जब से मन्नत ने उसकी हेल्प की थी। और अब वह मन्नत को गरीब और बेकार सी नहीं समझती थी, क्योंकि उसने उस दिन देख लिया था मन्नत के एक शब्द कहने पर उसके घर बहुत सारे एक से बढ़कर एक डिजाइनर कपड़े आ गए थे, जो देखकर उसे अंदाजा लग गया था कि उसकी भाभी दिखाती नहीं है, ना कभी किसी पर जताती है। पर वह आम लोगों की तरह घमंडी और ईर्ष्यालु किस्म की नहीं है। इस वजह से मन्नत की अच्छाइयाँ खुशी के दिल में बैठ गई थी और कहीं ना कहीं खुशी उसे अपनी बड़ी बहन की तरह प्यार करने लगी थी। वही खुशी चहकते हुए बोलती है, भाभी आपने नाश्ते में क्या बनाया है? तभी मन्नत बोलती है, मैंने तुम्हारी पसंद का ही बनाया है, जो तुम्हें पसंद है। ये सुनकर खुशी बोलती है, क्या भाभी आपने आलू का पराठा बनाया है? वह मुझे बहुत पसंद है। तो मन्नत अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलती है कि हाँ, मैंने तुम्हारे लिए वही बनाया है। तुम्हें आलू के पराठे बहुत पसंद हैं ना, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारे लिए यही बनाना चाहिए। वही खुशी मुस्कुराते हुए मन्नत के गले लग जाती है और बोलती है, थैंक यू भाभी, आपको मेरी कितनी परवाह है। मैं खुशी को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर मन्नत के भी होठों पर मुस्कान आ जाती है। तब तक में नाश्ते के लिए सभी लोग आ चुके थे। रुद्र अभी भी घर नहीं आया था, जिस वजह से उसे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सभी लोग आराम से बैठकर नाश्ता करते हैं। वही दादाजी आज एक भी बार मन्नत की ओर नहीं देख रहे थे, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि मन्नत कहीं उनसे कुछ बोल ना दे। वैसे भी दादाजी जैसे ही सुबह उठे थे, उनकी नजर सीधा कैलेंडर पर पड़ी थी। तो वह देखते हैं कि आज उसका 2 महीना पूरा हो चुका था, यानी आज उस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने का दिन था। ये सोच सचकर ही उन्हें अपने दिल में तकलीफ हो रही थी। वह मन्नत को जाने नहीं देना चाहते थे, पर उसे रोकने का अब एक भी कारण उनके पास नहीं था। उन्होंने सोचा था कि रुद्र के साथ रहते। अगर रुद्र को मन्नत से प्यार हो गया तो वह आसानी से मन्नत को अपने पास रोक सकते थे। लेकिन उनका पोता दुनिया का सबसे ज्यादा नालायक पोता निकला। इस वक्त उन्हें रुद्र को बहुत ज्यादा मारने का मन कर रहा था। सारी कमी उनके पोते में है। अगर उस नालायक ने थोड़ा सा इस बच्ची से प्यार किया होता तो आज यह उन्हें छोड़कर नहीं जाती। ये सब सोचते हुए उनका दिल भारी था। उनसे आज नाश्ता भी नहीं किया जा रहा था। वही मन्नत ध्यान से दादाजी को देख रही थी। वह समझ सकती थी कि दादाजी को तकलीफ हो रही है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह यहाँ इस रिश्ते में बंद कर नहीं रह सकती थी। उसके पास बहुत सारे काम थे, उसे यहाँ से जाना ही होगा। और वैसे भी उसके और रुद्र के रिश्ते में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए वह यहाँ रुके। वह मन में सोचती है कि उसने इसीलिए तो दादाजी के सामने ये शर्त रखी थी कि वह अपनी आइडेंटिटी चेंज करके आएगी। अगर वह अपने रियल आइडेंटिटी के साथ आती तो कोई भी व्यक्ति उसके खूबसूरती देखकर उसे दूर नहीं कर सकता था, और ऊपर से वह इतनी ज्यादा अमीर थी तो भला उसे छोड़ने की गलती कौन करेगा, जिस वजह से जाहिर सी बात था सामने वाले को उससे तो प्यार हो ही जाता। पर मन्नत इस रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं बन सकती थी, इसीलिए तो उसने इतना बड़ा गेम खेला था। वही दादाजी जल्दी ही नाश्ता करके अपने टेबल से उठ जाते हैं।
उन्हें इस तरह से जाता हुआ देखकर घर के सभी लोग दादाजी को आश्चर्य से देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि दादाजी इतने जल्दी में क्यों हैं। वो यहाँ से जल्दी जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें समझ आ रहा था कि मन्नत की नजरें उन्हीं पर है। वो बिल्कुल भी मन्नत के सामने रुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोच लिया था वह अपने बटले के साथ बहाना करके घर से बाहर चले जाएंगे और पूरा दिन घर नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा वह कब तक करेंगे? लेकिन जब तक हो सके वह उसे रोकने की कोशिश करेंगे और एक बार फिर से रुद्र से बात करेंगे। लेकिन दादाजी की सारी सोच मन्नत अच्छे से समझ सकती थी। आखिर में वह कोई आम लड़की नहीं थी। जैसे ही दादाजी अपने कमरे में आते हैं और अपने बटलर को बुलाते हैं, वह इधर से उधर चहलकदमी कर रहे थे। तभी वहां मन्नत आ जाती है। दादाजी की नजर जैसे ही मन्नत पर पड़ती है तो उनका दिल धक से रह जाता है। तभी मन्नत बटलर की ओर देखती है और बहुत ही इज्जत के साथ बोलती है कि काका जी आप थोड़ा बाहर जाएंगे। वहीं उसकी प्यारी सी आवाज सुनकर बटलर दादाजी की ओर देखने लगता है, तो दादाजी इशारे से उसे वहां से जाने को बोलते हैं। बटलर रूम से बाहर आकर दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। तब दादाजी मन्नत की ओर देखते हुए बोलते हैं, हमें पता है आप यहाँ क्यों आई हैं। तो मन्नत बोलती है कि जब आपको पता है तो इस तरह से नजरें चुराने से क्या मतलब है, और इस तरह आप मुझसे कितने दिन भाग सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि आप अपनी जबान के जबान से मुंह कर रहे हैं। उसकी बातें बहुत ही सीधी और सटीक थी जिससे दादाजी नकार नहीं सकते थे। वहीं वह अफसोस से अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वह बोलते हैं कि मुझे पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, पर मेरा दिल नहीं चाह रहा है कि तुम मुझसे दूर जाओ। तब मन्नत बोलती है कि दादाजी आपको अच्छे से पता है, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। मेरी जिंदगी आम इंसानों की तरह नॉर्मल नहीं है। मेरे पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे कर्तव्य और दायित्व हैं मेरे सर पर। इस तरह आप मुझे यहाँ बांध कर नहीं रख सकते हैं। आपको मेरी जिंदगी के बारे में अच्छे से पता है, फिर भी आज आप स्वार्थी हो रहे हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे मेरे कर्तव्यों से रोककर आप मुझे मेरे अपनों के पापों का भागीदार बना रहे हैं। अगर मैंने उनका बदला ना लिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए आप मुझे यहाँ रोकने के बजाय प्यार से विदा करिए। उसकी बातों को सुनकर दादाजी का दिल भर जाता है। फिर वह सोचते हैं कि वाकई में वह स्वार्थी हो गए थे। वह कैसे भूल सकते हैं कि मन्नत के पास अपने कुछ दायित्व हैं जिसे उसे पूरा करना है। वह उसे यहाँ नहीं रोककर रह सकते थे। वह प्यार से मन्नत के सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, बच्चा मैं कुछ देर के लिए स्वार्थी हो गया था, पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। तुम जितने दिनों मेरे पास रही यह मेरा सौभाग्य था और मेरे परिवार वालों का सौभाग्य था। आज हमारा सौभाग्य हमसे दूर जा रहा है। ये सुनकर मन्नत दादाजी के हाथों को अपने हाथों में लेती है और बोलती है, दादाजी किसी के आने जाने से किसी का सौभाग्य कहीं नहीं आता जाता। वह उसके खुद के पास होता है, बस उसे किस तरह से संभालना है यह उसकी अपनी मर्जी है। बस आप मुझे आजाद कर दीजिए। अब मेरा वक्त खत्म हो गया है, मुझे यहाँ से जाना होगा। ये बोलकर वह दादाजी को देखने लगती है। दादाजी बहुत ही बुझे मन से अपनी जगह से उठते हैं और जाकर अपने लाकर से कुछ कागजात निकालते हैं और लाकर मन्नत के सामने रख देते हैं, जिसे देखकर मन्नत उन्हें अपने हाथों में उठाती है। इस वक्त वह उसे ध्यान से देख रही थी कि उसकी आंखों में क्या था ये दादाजी भी नहीं समझ सकते थे। उन कागजातों को देखते वक्त मन्नत की आंखों के सामने कुछ होकर गुजर जाता है। फिर वह लंबी सांस लेकर उन सभी कागजातों पर दस्तखत कर देती है। उसका सिग्नेचर करते ही यह कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। इसमें से एक कागजात उसके कॉन्ट्रैक्ट का था और दूसरा कागजात तलाक का था, जो उस पर सिग्नेचर करते ही रुद्र के साथ हो चुका था, क्योंकि इस पर रुद्र का सिग्नेचर पहले ही था।
वह दादाजी की तरफ देखते हुए बोलती है कि दादाजी आज से मैं आपके वचनों से मुक्त हो गई हूँ। तभी दादाजी बोलते हैं कि हाँ बच्चा, आज से आप मुक्त हो गई हैं। मैं हमेशा आपको याद करूंगा जब तक मेरे जान है। मैं आपकी ईमानदारी कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। दुनिया में आजकल आप जैसे इंसानों का होना नामुमकिन है जो अपने दादा परदादा के दिए वचन को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देती है। सच में तुम धन्य हो और तुम्हारे माँ बाप धन्य हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। ये बोलते वक्त दादाजी की आंखों में आंसू थे। वही मन्नत मुस्कुराकर दादाजी की ओर देखती है और बोलती है कि जीवन एक कड़वा सत्य है और हमें इस सच के साथ हमेशा ही जीना पड़ता है। और रही बात वचन की, तो वह हमारे संस्कारों पर डिपेंड करता है। हमें जिस तरह के संस्कार मिले हैं हम उसी तरह की जिंदगी जीते हैं। बाकी लोग जैसी जिंदगी जीते हैं वह उनके संस्कारों पर डिपेंड करता है। हम कभी किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। हमेशा इंसान अपनी ही मर्जी का करता है। अब सही और गलत का फैसला करना तो उसके अपने सीखे हुए संस्कारों पर डिपेंड करता है। ये बोलकर वह दादाजी का पैर छूती है और आशीर्वाद लेती है और वहां से चली जाती है। वह अपने रूम में आती है। जैसे ही वह अंदर आती है तो देखती है कि रूम के अंदर रुद्र खड़ा था। वही रुद्र उसे अपनी तीखी नजरों से देख रहा था। आज पता नहीं क्यों उसका चेहरा उसे मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि यह इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही है। तभी रुद्र बिना उसे कुछ मौका दिए उसके सामने कुछ कागज फेंकता है और बोलता है, इस पर सिग्नेचर कर दो। वही रुद्र की आवाज सुनकर वह उस कागजों की ओर देखती है। वह एक ही नजर में पहचान जाती है कि यह क्या है। वैसे भी उसे उसके शेयर से कोई मतलब नहीं था। वह तो पहले ही दादाजी के पास ये बता चुकी थी कि वह उनके शेयर नहीं ले सकती है। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पर दादाजी उसे जबरदस्ती देना चाहते थे। इसके बावजूद मन्नत ने उन्हें मना कर दिया था, जिस वजह से दादाजी कुछ नहीं बोल पाते हैं। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि मन्नत अगर उनके शेयर ले लेती है तो इस तरह से मन्नत उनसे जुड़ी रहेगी। लेकिन वह अच्छे से मन्नत को जानते थे। वह ऐसे ही माफिया क्वीन नहीं थी। वह ऐसे ही इतनी बड़ी राजकुमारी नहीं थी। वह दूर का सोचकर चलती है। उसे अच्छे से पता चल चुका होगा कि दादाजी का शेयर देने का क्या इरादा है। इस वजह से वह उनसे जुड़े रहने का कोई भी चीज अपने साथ नहीं रखना चाहती है, जिस वजह से दादाजी पूरी तरह से बेबस और लाचार हो गए थे। वैसे दादाजी भले ही बूढ़े हो लेकिन गेम खेलना उन्हें बहुत ही अच्छे से आता था। यार, पहले तो मैंने सोचा था दादाजी अपने खुददारी की वजह से यह शेयर दे रहे थे, लेकिन अब स्टोरी में आगे बढ़ने से पता चला कि दादाजी का दिमाग तो कंप्यूटर की तरह चलता है। यानी वह अभी भी मन्नत को खुद से जोड़े रहने की वजह से अपने कंपनी के आधे शेयर उसके नाम पर कर रहे थे। वाह जी वाह रे दादाजी, यानी नेकी भी कर रहे हैं, वह भी पूरे स्वार्थ के साथ। वैसे दोस्तों, आप लोगों को दादाजी की यह चाल कैसी लगी? कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए आगे देखते हैं कि मन्नत क्या करती है। मन्नत उन कागजातों को देखती है। दूसरे ही पल वह उसे उठा लेती है। वैसे भी उसे इस रिश्ते में बंधे रहकर कोई भी याद अपने पास नहीं रखना था। ये रिश्ता उसके जिंदगी के सबसे खराब यादों में से एक था जिसे वह कभी भी याद नहीं रखना चाहेगी। उसने बस एक बार उन कागजातों को पलट कर देखा, जिसे देखकर रुद्र के होठों पर फीकी सी मुस्कान आ जाती है। वह मन में सोचता है, ऐसे देख रही है जैसे मानो कितनी ज्यादा पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट है, जैसे इसे समझ में आ रहा है कि यह कागजात काहे के हैं। फिर वह सोच रहा था कि कब वह उससे पूछेगी कि यह कागजात काहे के हैं, लेकिन उसे आश्चर्य तो तब होता है जब वह मन्नत को देखता है कि बिना उसने कुछ पूछे उन पर सिग्नेचर करना शुरू कर दिया था। वह आश्चर्य से मन्नत की ओर देख रहा था। मन्नत ने सभी पेपर पर सिग्नेचर कर दिया था।
फिर उसने अपने पेन को उसी कागज के ऊपर रख दिया और फिर वहां से जाने लगी। तब रुद्र उसे रोकते हुए बोलता है कि क्या तुम नहीं पूछोगी यह कागजात किस चीज के थे। ये बोलते वक्त उसके होठों पर जीत की मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि उसने सब कुछ जीत लिया। उस लड़की को जो बहुत ही लालची है, उस लड़की को हरा दिया और आज उसने उससे अपने सारे शेयर ले लिए। ये सोचते हुए उसे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी। वही मन्नत बिना पलटे ही बोलती है कि मुझे इन शेयर की कोई जरूरत नहीं है। मैं इन पैसों का क्या करूंगी? मेरे पास जो है जितना है वह काफी है। इतना बोलकर वह वहां से चली जाती है। वही उसके ये बोलने से रुद्र आश्चर्य में पड़ जाता है। क्या उसे पता था ये शेयर के कागजात हैं? क्या उसने ये जानते हुए भी इस पर सिग्नेचर किया? तभी उसे अरुण की बात याद आती है कि देख लेना, बस तू इतने चलने के बजाय एक बार उसके सामने ये कागज रख दे। मैंने उसे देखा है, उसकी आंखों में सच्चाई झलकती है। वह बिना किसी सवाल जवाब के तेरे इन कागजातों पर सिग्नेचर कर देगी। वही रुद्र गुस्से में बोलता है कि वह घटिया और चालाक लड़की है। उसने इसी पैसे के लिए इतना सब कुछ किया है, तो तुझे क्या लगता है कि वह ऐसा करेगी? तब अरुण उससे बोलता है कि ठीक है, तू बस एक बार मेरे कहने पर यह कर ले। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं जिंदगी में कभी तुझे अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो याद रखना, तू अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज खो रहा है। फिर इसके बाद शायद ही भगवान तेरे जीवन में खुशियां दे। ये बोलते हुए अरुण वहां से चला गया था। वही अरुण को गलत साबित करने के लिए रुद्र ने ये कागज लाकर मन्नत को दिया था। लेकिन आज मन्नत के इस तरह बिना किसी सवाल के उस पर सिग्नेचर करने की वजह से रुद्र को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह उन कागजातों को लेकर तुरंत ही वहां से चला जाता है। उसे इस वक्त मन्नत के ऐसा करने पर बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह तो यही चाहता था, तो भला उसे अब क्यों इतनी बेचैनी हो रही है। वह तुरंत ही अपने दोस्तों के पास अपने दूसरे विला में पहुंचता है, जहां वह अक्सर उनके साथ रहा करता था और अपने काम किया करता था। यहाँ उसे शांति मिलती थी, जिस वजह से वह अपना काम यहीं से करता था। जैसे ही वह वहां आता है, अभी भी अरुण वहां उसका इंतजार कर रहा था। वह रुद्र को देखता है, पर कुछ नहीं बोलता है। वह मन में सोच रहा था, यह इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या मन्नत ने कागजातों पे सिग्नेचर नहीं किए? अगर ऐसा हुआ तो उसकी सोच गलत हो जाएगी। लेकिन नहीं, उसने उसकी आंखों में देखा है। वह बहुत ही सच्ची और प्यारी और मासूम है। वह ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। फिर वह सोचने लगता है कि मुझे इंतजार करना चाहिए। ये सोचकर वह खामोश हो जाता है। वहीं अब अर्नव, प्रणव और यतिन रुद्र को देखने लगते हैं। रुद्र उनके सामने आकर उन कागजातों को फेंक देता है। वही टेबल पर पड़े उस कागजातों पर उन चारों की नजर जाती है तो वहां पर वह लोग मन्नत का सिग्नेचर देखते हैं। फिर अरुण जल्दी से उस कागज को उठा लेता है। अब उस फाइल को उठाने के बाद वह एक एक कर पन्ने पलट कर देखता है तो उन चारों पन्नों पर मन्नत के सिग्नेचर थे। ये देखकर अरुण आश्चर्य से रुद्र की ओर देखने लगता है। फिर वह बोलता है, क्या उसने आराम से इस पर सिग्नेचर कर दिया या तूने कोई और जबरदस्ती की? रुद्र खामोश था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। सच में अरुण की बातें सही थी। उसे इस तरह खामोश देखकर अर्नव बोलता है कि देख, हमसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। हम तेरे दोस्त हैं और हमेशा तेरे भले के लिए ही सोचते हैं। इसलिए जो कुछ भी है तू हमें साफ साफ बता दे। वही उसकी बातों को सुनकर रुद्र लंबी सांस लेते हुए बोलता है कि नहीं, उसने कुछ नहीं कहा और इस पे सिग्नेचर कर दिया। तब अर्नव बोलता है, क्या उसे पता था ये किसके कागजात हैं? तब रुद्र बोलता है कि मैंने सोचा था शायद उसे पता नहीं है इसलिए सिग्नेचर कर रहे हैं। और जब मैंने उससे कहा तो उसने कहा कि उसे उसके शेयर की कोई जरूरत नहीं है। उसके पास जितना है वह उतने में ही खुश है।
वहीं उसकी बातों को सुनकर वह चारों अपनी जगह पर शांति से बैठ जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या कहें। तभी अरुण बोलता है कि देखा, मैंने कहा था ना, वह दूसरे लोगों की तरह लालची नहीं है। भले ही वह गांव से आई है, लेकिन तुझे भी तो अच्छे से पता है, गांव के लोग सीधे और सिंपल होते हैं। उनके मन में कहीं लालच नहीं होता है। वह बस प्यार के लिए जीते हैं और प्यार के लिए ही अपनी पूरी जिंदगी उन पर खर्च कर देते हैं। तुझे एक मॉडर्न लड़की चाहिए थी, तुझे अपने टाइप की लड़की चाहिए थी, और भगवान ने तुझे इतनी सिंपल और सादी लड़की दे दी। शायद इसी वजह से तेरे ईगो को ठेस पहुंच गई। लेकिन यार, जो करता है भगवान अच्छे के लिए ही करता है। उसने कुछ सोचकर ही उसे तेरी जिंदगी में भेजा था और तू उसकी कदर नहीं कर रहा है। तभी रुद्र बोलता है कि ठीक है, उसने सिग्नेचर कर दिया है, ये ठीक है, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता है कि वह लालची और घटिया लड़की नहीं है। जरूर उसके मन में कुछ और ही चल रहा होगा और वह अब भी कोई साजिश कर रही होगी। वहीं उसे इस तरह से रंग बदलते देखकर वह चारों हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वह रुद्र को कैसे समझाएं। तभी रुद्र के पास दादाजी के वकील का मैसेज आता है कि वह उनसे मिलना चाहता है। तब रुद्र बोलता है कि ठीक है, उसे वह अपने विला ही बुला लेता है। थोड़ी देर में वकील उसके पास आ जाता है। वह रुद्र के सामने एक फाइल करते हुए बोलता है कि सर, इस पे सिग्नेचर कर दीजिए। वह उसकी ओर देखते हुए बोलता है कि यह क्या है? तो वह बोलता है कि दादाजी ने कहा है। वहीं जब रुद्र सुनता है कि दादाजी ने कहा है, तो वह उस फाइल की ओर देखने लगता है। तब रुद्र बोलता है कि इस फाइल में क्या है? तो वह बोलता है कि सर, आप खुद ही देख लीजिए, लेकिन दादाजी की शर्त है कि देखने से पहले आपको इस पे सिग्नेचर करना होगा। रुकिए, अभी जाएगा नहीं, मैंने इसका नेक्स्ट पार्ट भी तैयार कर दिया है। एपिसोड बड़ा होने की वजह से मैं इसे एक साथ अपलोड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें काफी देर लग जाता है। तो आप लोग इसका दूसरा एपिसोड भी जरूर सुनिएगा। वैसे मैंने आपको कहा था कि आज मन्नत की सच्चाई रुद्र के सामने आ जाएगी, तो आज के एपिसोड में मैंने मन्नत की सच्चाई रुद्र के सामने ला दी है। इसलिए तो बोल रही हूँ कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर सुनिएगा, जो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। थोड़ी ही देर में यह आपको मिल जाएगा। हो सकता है जब तक आप इसे सुने वह भी अपलोड हो जाए और मैं उसे जल्दी से पब्लिश कर सकूंगी। तो जाने से पहले एक बार चेक करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहां आपको रुद्र के दुख और दर्द सुनने को मिलेंगे। उसे भी एक एक पल उसी तरह टॉर्चर होना पड़ेगा जैसे उसने मन्नत को किया था। तो नेक्स्ट पार्ट बहुत ही मजेदार है। मैं जल्दी ही इसके आगे का एपिसोड बनाने की कोशिश करूंगी। तब तक आप लोग इसे सुनिए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सभी को स्टोरी में बने रहने के लिए धन्यवाद।